एमएससी बॉटनी सेमेस्टर 3 स्टूडेंट्स का मैं स्वागत करता हूं। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी श्री गोविंद गुरु गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा की तरफ से मैं हूं डॉक्टर शफकत राणा। कोर पेपर प्लांट सिस्टमैटिक्स एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन के तहत हम लोग आज अपने इस लेक्चर में यूनिट 2 के कुछ टॉपिक्स की चर्चा करेंगे और उनमें से एक है बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन। बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन के इतिहास में आज तक का सबसे एक्सेप्टेड, पॉपुलर और प्रैक्टिकली सबसे सुपीरियर टाइप का क्लासिफिकेशन है, जिसे जॉर्ज बेंथम ने और जोसेफ डाल्टन ने मिलकर के दिया था। ये ब्रिटिश बॉटनिस्ट रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू में इंग्लैंड में काम करते थे और उन्होंने समस्त सीड प्लांट्स के कोई 202 प्राकृतिक फैमिलीज या कुलों का वर्णन प्रस्तुत किया था। उनका ये जो अद्भुत काम है वो एक किताब जेनेरा प्लांटेरम में प्रकाशित हुआ था, जिसमें उन्होंने बहुत ही इलाबोरेट तरीके से सभी प्रकार की फैमिलीज़ का और उनसे संबंधित जीनस, स्पीशीज़ आदि का भली भांति वर्णन किया था। यह बुक 3 भाग में प्रकाशित हुई थी। पहला भाग इसका 1862 जुलाई में प्रकाशित हुआ था और अंतिम भाग इसका अप्रैल 1883 में प्रकाशित हुआ था। इस वर्गीकरण के माध्यम से पौधा प्रजातियों को आइडेंटिफाई करने की कुंजी या कीज विकसित की गई थी, जो कि आज भी रेलेवेंट हैं, आज भी पादपों को पहचानने में, काम में या प्रयोग में लाई जाती हैं। ये जो आइडेंटिफिकेशन कीज हैं जो उनकी पुस्तक में दी गई थी, वे आज भी ग्रेट ब्रिटेन और दूसरे कई कंट्रीज के अंदर पॉपुलर हैं, अमेरिका को शामिल करते हुए। उन्होंने अपने वर्गीकरण में जो सीड प्लांट्स हैं, बीजीय पादप है, उनको 3 वर्गों में बांटा था: डाइकोटिलिडनी, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलिडनी। जो डाइकोट्स हैं उनको 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया था: पॉलीपेटली, गेमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी। और जो तीनों सब क्लासेस हैं उनको एक या एक से अधिक श्रेणी या सीरीज में विभक्त किया था। जिम्नोस्पर्म्स को उन्होंने 3 प्राकृतिक ऑर्डर्स में डिवाइड किया। उनकी सीरीज या श्रेणियों का विभाजन नहीं किया गया था। मोनोकोट्स को उन्होंने सीधे ही 8 सीरीज के अंदर विभाजित किया गया था। एक संक्षिप्त सा ब्यौरा इस फ्लोचार्ट के माध्यम से प्रस्तुत है बेंथम हुकर वर्गीकरण का। उन्होंने सीड प्लांट्स को वही 3 क्लासेस के अंदर बांटा था: डाइकोट, जिम्नोस्पर्म और मोनोकोट। जिम्नोस्पर्म्स को डाइकोट और मोनोकोट के बीच में रखा था क्लास 2 के अंदर। डाइकोट को फिर पुनः उन्होंने 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया: पॉलीपेटली, गेमोपेटली, मोनोक्लेमाइडी। और पॉलीपेटली को उन्होंने 3 प्रमुख सीरीज या श्रेणियों में बांटा था: थैलेमी फ्लोरी, डिस्की फ्लोरी और कैल्सी फ्लोरी। जैसा आप देख रहे हैं, थैलेमी फ्लोरी में 6 ऑर्डर 34 फैमिलीज, डिस्की फ्लोरी में 4 ऑर्डर्स 23 फैमिलीज और कैल्सी फ्लोरी में 5 ऑर्डर 27 फैमिलीज। जबकि गेमोपेटली सब क्लास के अंदर जो 3 सीरीज शामिल की गई थी, उनमें इन्फेरी में 3 ऑर्डर 9 फैमिलीज के साथ, जो सीरीज हेट्रोमेरी थी वो 3 ऑर्डर्स और 12 फैमिलीज के साथ, और तीसरी सीरीज जो बाई कार्पेलेटी वो 4 ऑर्डर 24 फैमिलीज के साथ सम्मिलित की गई थी। जबकि जो तीसरी सब क्लास बनाई थी और वो एक नया समूह था जो उनके द्वारा क्रिएट किया गया था, मोनोक्लेमाइडी, और इसमें 8 सीरीज और 36 फैमिलीज शामिल की गई थी। यहाँ हम ब्रीफली अगर इनके लक्षण की बात करें तो पॉलीपेटली के अंदर पेटल्स जो हैं वो एक दूसरे से पृथक रहते हैं, अर्थात संयोजित नहीं होते हैं। जबकि गेमोपेटली में हमारे पास जो सम्मिलित किए गए
श्रेणी, कुल या वंश हैं वो सभी ऐसे पुष्प वाले होते हैं जिनके की जो कोरोला है या पेटल्स हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, जबकि मोनोक्लेमाइडी एक ऐसा नया समूह उन्होंने बनाया था जिनके अंदर एक ही वर्ल या एक ही चक्र पाया जाता है। अब आइए हम आगे की स्लाइड में इस वर्गीकरण की डिटेल्ड स्टडी करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, सीड प्लांट्स को वही तीन क्लासेस में बांटा, डाइकोटिलिडनी, जिम्नोस्पर्मी, मोनोक्लेमाइडी और मोनोकोटिलिडनी। जो पॉलीपेटली की जो 3 सीरीज थी, थैलेमीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी, उनकी जो संबंधित फैमिलीज हैं उसकी चर्चा हम यहाँ कर लेते हैं। थैलेमीफ्लोरी में जो 34 फैमिली शामिल की गई थी 6 गणों के साथ, वो 34 फैमिलीज इस प्रकार थी। पहला गण रेनेलीज, उसमें 1 से 8 नंबर की फैमिली शामिल की गई थी। पेराइटेलीज सेकेंड गण था, उसमें 9 से 17। पॉलीगैलिनी में 18 से 21वें नंबर की फैमिली। कैरियोफिलिनी में 22 से 25 नंबर की फैमिली। गट्टीफरेल्स के अंदर 26 से 31 नंबर की और मालवेलीज में 32 से 34 नंबर की फैमिली। ये जो संख्या दी गई थी फैमिली की या कुल की, वह संख्या बेंथम हुकर के द्वारा दी गई थी तथा आज भी जितने भी हर्बेरियम या बॉटेनिकल गार्डन जहां पर की प्लांट स्पेसिमेंस को सुरक्षित रखा जाता है वो फैमिली नंबर यही अभी भी दिए जाते हैं। इसलिए फैमिली अंक या फैमिली संख्या, फैमिली नंबर याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ इंपॉर्टेंट बात एक और शामिल है कि जैसा आप देख पा रहे हैं, सीरीज थैलेमीफ्लोरी के पहले गण रेनेलीज में जो 1 से 8 टोटल 8 फैमिलीज है, उनमें से मैंने एक फैमिली रेननक्यूलेसी लिख रखी है। बच्चों याद रखें, ये वो फैमिली है जो आपके सिलेबस में इस साल यूनिट 3 में शामिल है। मैंने सिलेबस में शामिल वे सभी फैमिलीज जो कि यूनिट 3 को बिलोंग करती हैं, उनको यहाँ रेड मार्क से या रेड इंक से अंकित किया गया है विद देयर रेस्पेक्टिव फैमिलीज नंबर्स। उनके वे फैमिली नंबर, वे फैमिली संख्या जो कि बेंथम हुकर के वर्गीकरण में दी जाती है। अगली श्रेणी डिस्कीफ्लोरी में 4 गण और 35 से 57 नंबर की फैमिलीज शामिल हैं। सिलेस्ट्रेल्स में 49 से 52 नंबर की फैमिली, सेपेंडेलीज में 53 से 57, जिरेनियलीज में 35 से 45 और ओलेकेलीज में 46 से 48 नंबर की फैमिली सम्मिलित की जाती है। यहाँ क्रम थोड़ा सा गणों का ऊपर नीचे हो गया है, इसको आप उस हिसाब से समझ लें। पहले नंबर का जिरेनियलीज में जिसमें कि 35 से 45 है, और फिर सेकंड और फिर थर्ड और फिर फोर्थ। कैल्सीफ्लोरी जो है उस श्रेणी में 58 नंबर की फैमिली से 84 नंबर की फैमिली सम्मिलित है 5 गणों के अंदर। पहला गण रोजेलीज है और इसमें फैमिलीज 58 नंबर से 66 नंबर की सम्मिलित की गई है। हमारे सिलेबस की लेगिमिनोसी, जिसको कि जो कि पुराना नाम है और इसका अब नया नाम फेबेसी दे दिया गया है, वो 57 नंबर की फैमिली यहाँ पर शामिल की जाती है। मिल्टेलीज के अंदर 67 से 72 नंबर की फैमिली, और सिलेबस की कॉम्ब्रिटेसी 68 नंबर की फैमिली भी यहीं पे शामिल है। पैसीफ्लोरेलीज जो 73 नंबर से 79 नंबर की फैमिली इसमें सम्मिलित की जाती है। उसमें से 77 नंबर की कुकरबिटेसी जो है वो यहाँ पर सम्मिलित की जाती है। इस प्रकार आप देखेंगे कि पॉलीपेटली के अंदर 3 श्रेणियों सहित 84 फैमिलीज सम्मिलित की गई हैं, और इन 84 फैमिलीज में से पॉलीपेटली की हमारे पास 4 फैमिलीज हैं जो कि सिलेबस में इंक्लूडेड है। बच्चों ये इसी तरह से, इसी क्रम से आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि आज भी बेंथम हुकर का वर्गीकरण इतना रेलेवेंट है कि जितनी भी लेबोरेटरी के हर्बेरियम होते हैं उनको इनकी इंडेक्सिंग है, प्लांट्स की इंडेक्सिंग है, स्पेसिमेन की इंडेक्सिंग है, वो इसी वर्गीकरण के आधार पर की जाती है। तो याद रखें, पॉलीपेटली के 4 फैमिलीज हमारे सिलेबस में है। कैमोपेटली की हम चर्चा करें, 3 श्रेणियां हैं, इन्फेरी, हिट्रोमेरी और कार्पिलेटी। तो इन्फेरी में 9 फैमिलीज हैं 3 गणों के अंदर। तो उनमें से रूबियलीज है 85 से 86 नंबर की फैमिली, एस्ट्रेल से वो 87 से 90 नंबर की फैमिली इसमें इंक्लूडेड है, और उसमें 90 नंबर की ही फैमिली एस्ट्रेसी हमारे सिलेबस की है। और तीसरा गण कैम्पेनेलीज है जिसमें 91 से 93 नंबर की फैमिली इंक्लूडेड है। हिट्रोमेरी में 12 फैमिलीज हैं, आप देख रहे हैं 3 गणों के तहत, एरिकेलीज, प्राइमुलेल्स और इबेनियल्स। इनके अंदर रेस्पेक्टिव फैमिलीज के नंबर यहाँ पर दे रखे हैं।
तीसरी सीरीज जो कार्पेलिटी है जिसमें 24 फैमिलीज इंक्लूडेड है। आप देख रहे हैं कि तकरीबन महसूस होता है कि ये बहुत बड़ी श्रेणी है। जेंशियलीज है, इसमें गण नंबर 1 और जो सेकेंड ऑर्डर है वो पोलेमोनियलीज है, और यहाँ पर अपने पास 116 नंबर की फैमिली सोलेनेसी हमारे सिलेबस में है। इसी तरह से पर्सोनेलीज जो है वो एक और गण है जिसमें 117 से 124 नंबर की फैमिली इंक्लूडेड है, और लेमियलीज के अंदर हमारी फैमिली सिलेबस की लेमियसी इंक्लूडेड है। इस प्रकार अगर हम देखें तो पॉलीपेटली में जहाँ 84 फैमिलीज में से 4 फैमिलीज हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है, और गेमोपेटली जिनके की पुष्पों में दल परस्पर संयोजित होते हैं, संयुक्त होते हैं, गेमोपेटलस कंडीशन पाई जाती है, संयुक्त दली कंडीशन पाई जाती है, उसकी टोटल 46 फैमिलीज में से हमारे सिलेबस के अंदर 3 फैमिलीज हैं जिनको इंक्लूड किया हुआ हमारे सिलेबस में। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इनकी संख्या हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 90 नंबर की फैमिली, 116 नंबर की फैमिली और 128 नंबर की फैमिली हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। चलिए आगे हम देखते हैं जो तीसरी सब क्लास मोनोक्लेमाइडी थी जिसका मैंने पहले जिक्र किया। इसमें केवल एक ही पेरेंट का केवल एक ही वर्ड या एक ही चक्र पाया जाता है। इसके अंदर 7 सीरीज हैं। कर्व एम्ब्री है, मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटिसी है, मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्रिस है, माइक्रो एम्ब्री है, डेफेनेलीज है, एक क्लेमाइडोस्पोरी है, यूनिसेक्सुअलीज है और एनोमेलस फैमिलीज। कुछ ऐसी फैमिलीज भी हैं जो कि विसंगतियां रखती हैं करेक्टर्स को लेकर के, उनको उन्होंने एक अलग ग्रुप दे दिया एनोमेलस फैमिलीज में। तो ऐसे करके 7 श्रेणियां या 7 सीरीज बनाई थी। जैसा आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो 6ठे नंबर की श्रेणी है वो आपकी लोरेंथेसी फैमिली 150 नंबर की हमारे सिलेबस में है, और यूनिसेक्सुअलीज के अंदर 153 नंबर की U4BSc हमारे सिलेबस में शामिल है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि पॉलीपेटली से 4 फैमिली, गेमोपेटली से 3 फैमिली और मोनोक्लेमाइडी से हमारी 2 फैमिलीज हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। संख्या भी जरूर याद रखें आप। जिम्नोस्पर्म जो कि दोनों के बीच में यहाँ पर समाहित किया गया, उसमें 3 ही फैमिलीज बताई गई हैं। अब आते हैं हम मोनोकोटिलिडनी एक बीजपत्री में, उसमें टोटल 34 फैमिलीज हैं और उनको भी 7 सीरीज या 7 श्रेणियों में बांटा गया है। माइक्रोस्पर्मी नाम की पहली सीरीज है, इसमें 169 से 171 क्रम की फैमिलीज हैं, और हमारे सिलेबस की ऑर्किडेसी भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। एपिगाइनी एक और सीरीज है, कोरोनरी एक और सीरीज है, इसमें फैमिली लिलिएसी सम्मिलित की जाती है। ऐसे ही कैलाइसिनी एक न्यूडीफ्लोरी श्रेणी है जिसमें लेमनेसी बहुत ही छोटे एंजियोस्पर्म साइज वाइज एंजियोस्पर्म्स को रखने वाली फैमिली लेमनेसिस में रखी गई है 194 नंबर पर। एपोकार्पी एक और सीरीज है जिसमें कि 195 से 197 नंबर की फैमिलीज शामिल की जाती हैं। और लास्ट में ग्लूमेसी एक और श्रेणी है जिसमें 198 से लगाकर 202 नंबर की फैमिलीज को सम्मिलित किया जाता है। इनमें से हमारे सिलेबस में साइप्रेसी और पोएसी नामक 2 फैमिलीज और सम्मिलित की गई हैं। पोएसी का नया नाम पुराना नाम ग्रैमिनी है। इस प्रकार हम मोनोकोट्स में देखें तो यहाँ पर हमारे को 5 फैमिलीज यहाँ से मिलती हैं सिलेबस की। 2 फैमिलीज मोनोक्लेमाइडी की, यानी हो गई हमारे पास 7 फैमिलीज, 3 फैमिलीज हमारी गेमोपेटली की और 4 फैमिलीज पॉलीपेटली की। बच्चों आप इसको इसी तरह से याद रखेंगे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स, जब फैमिलीज का हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो अपने आप से अपने को बहुत सारे कैरेक्टर्स याद होने लगते हैं। जैसे मान लीजिए हम रेननकुलेसी में जाते हैं या लेग्यूमिनोसी में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि इट बिलोंग्स टू पॉलीपेटली, और पॉलीपेटली में वे वंश शामिल किए जाते हैं जिनमें पेटल्स एक दूसरे से पृथक रहते हैं। देन इट बिलोंग्स टू द सीरीज कैल्सीफ्लोरी, तो कैल्सीफ्लोरी के लक्षण अपने आप ही आ जाएंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से यदि हम याद करते हैं तो हमारे को फैमिलीज के लक्षण याद करना आसान होगा। यहाँ एक इस टेबल के माध्यम से एक संक्षिप्त वर्णन दिया हुआ है कि बेंथम हुकर वर्गीकरण में देखा जाए तो टोटल कितने ऑर्डर, कितनी फैमिली, कितनी जेनेरा और कितनी स्पीशीज दी हुई हैं। तो एज यू कैन सी हियर पॉलीपेटली के अंदर वही 82 ऑर्डर्स, 84 फैमिलीज, 2610 जेनेरा और 31
1874 जातियाँ रखी गई, जबकि गेमोपेटेली में 45 ऑर्डर, 45 फैमिलीज, जेनेरा 2619 और जातियां सर्वाधिक 34,556, जबकि मोनोक्लेमाइडी के अंदर 36 ऑर्डर, 36 फैमिली के साथ 801 वंश और 11,784 जातियां, जबकि जिम्नोस्पर्म में आप देख रहे हैं गण और कुल 3 रखते हुए 44 वंश और 415 प्रजातियां रखी गई, जबकि मोनोकोट्स के अंदर गण और फैमिली 34 रखते हुए 1495 वंश और 18,576 जातियां रखी गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्वाधिक प्रजाति इंक्लूड करने वाला यदि सब क्लास है हमारे पास तो वो गेमोपेटेली होता है। अब एक टॉपिक है छोटा सा जो कि अक्सर परीक्षा उपयोगी होता है, परीक्षा में किसी न किसी रूप में जरूर पूछा जाता है, और वो है बेंथम हुकर वर्गीकरण के गुण और दोष। तो सबसे पहले हम लोग गुणों की चर्चा करेंगे। पहला गुण यदि देखें तो बहुत ही प्रैक्टिकल है ये क्लासिफिकेशन, हम जानते हैं, और आज भी मैंने कहा कि विश्व के बहुत बड़े बड़े हर्बेरियम संग्रहालयों और बॉटनिक गार्डन्स के अंदर इसको फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर जो फैमिलीज और जेनेरा का जो वर्णन किया गया वो बहुत ही करेक्ट और एक्यूरेट है। बहुत ही ये आइडेंटिफिकेशन पर्पज से ये वर्गीकरण पौधों के बहुत ही हैंडी है, बहुत उपयोगी है, और इस वर्गीकरण पद्धति की बहुत ही प्रायोगिक उपयोगिता भी बहुत है। और हम जानते हैं कि ब्रिटेन हो चाहे कई कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हों, वहाँ के जो हर्बेरियम है वो इसी वर्गीकरण के ऊपर आधारित है। वहाँ उनके जितने भी पादप प्रजातियाँ या उनके स्पेसिमेन हैं उनको इसी वर्गीकरण की पद्धति के आधार पर अरेंज किया गया है, उनको क्रमिक रूप से जमा करके रखा गया है। उसमें इस प्रकार इस वर्गीकरण में जो फैमिली है, प्रत्येक फैमिली है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लक्षणों को रखते हुए बनाई गई है, ताकि उससे फैमिली और उससे संबंधित जेनेरा और स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना भी बहुत आसान होता है। यह वर्गीकरण रेनेलीज नामक गण से प्रारंभ होता है, अर्थात जो पहली फैमिली है जो हमारे सिलेबस में भी है रेनेनकुलेसी, वहाँ से प्रारंभ होता है। और जो आज की तारीख में ये सार्वत्रिक रूप से मान लिया गया है कि ये जो रेनेलीज के जो सदस्य हैं वो सबसे प्रिमिटिव या कम विकसित या आधे विकसित जीवित एंजियोस्पर्म्स माने गए हैं। उसी तरह से हम देखें तो मोनोकोट्स को इसमें डाइकोट्स के बाद रखा गया है, यानी डाइकोट्स को पहले रखा गया है। तो जैव विकास के क्रम में यद्यपि बेंथम हुकर का वर्गीकरण फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं है, जैव विकास के क्रम को यह फॉलो नहीं करता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से जब इन्होंने वर्गीकरण कर समूहों का निर्माण किया तो डाइकोट्स को पहले रखा। और आज भी हम देख रहे हैं कि जो डाइकोट्स के लक्षण हैं वो वास्तव में प्रिमिटिव या कम विकसित की ओर इशारा करते हैं। तो ये भी इस वर्गीकरण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है। उसके बाद गेमोपेटलस कंडीशन, यानी गेमोपेटली को पॉलीपेटली के बाद रखा गया है, अर्थात जो संयुक्त दलीय लक्षण हैं वो पृथक दलीय लक्षण के बाद रखा गया है। और आज के अध्ययनों में ये साबित हो चुका है कि संयुक्त दलीय जो लक्षण है वो एडवांस कैरेक्टर है, जैव विकास के क्रम में बाद में आया माना जाता है। पॉलीपेटली के अंदर जो थैलेमीफ्लोरी, कैल्सीफ्लोरी जो इंक्लूड किए गए हैं, जो कि डिकंडोल ने दिए थे, और एक नई श्रेणी डिस्कीफ्लोरी बेंथम हुकर ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस की थी, जिनको कि थैलेमीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी की बाद रखा गया है। वो भी एक इनका सही और अच्छा लक्षण माना जाता है। जैव विकास के क्रम से भी देखा जाए तो थैलेमीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी जो है वो एक क्रमिक जैव विकास का क्रम प्रदर्शित करते हैं, और स्पष्ट रूप से उसमें जो
जायांगधर लक्षण है, वो हाइपोगाइनी कंडीशन है, वो एपिगाइनी या जायांगोपरिक लक्षण के से कम विकसित माना जाता है। कुकुरबिटेसी और एम्बेलिफेरी, जिसका नया नाम आजकल एपीएसी है, उसको हमेशा पॉलीपेटली के अंत में रखा गया है और ये भी एक बहुत अच्छा गुण है इनके लक्षण का, क्लासिफिकेशन का, सॉरी। उसके बाद जो एक नया समूह इन्होंने डाइकोट्स के अंदर बनाया, मोनोक्लेमाइडी, जो कि अंत में रखा गया, वो भी एक अच्छा मेरिट या गुण माना जाता है। और इन्होंने जो डिस्प्यूटेड फैमिलीज हैं, जिनके की लक्षणों में बहुत विसंगतता है, एनोमेली है, उनका एक अलग श्रेणी बना दिया था, ऑर्डेन एनोमेलाई। तो वो भी एक बहुत अच्छा काम इन्होंने किया था। और यूनिसेक्सुअल मोनोकोट फैमिलीज जो है, यानी एक लिंगी एक बीजपत्री जो कुल हैं, उनको द्विलिंगी फैमिलीज के बाद रखा गया है। यानी जैसे आपके पामी है या एरेकेसी है, उसको लिलिएसी के बाद रखा गया है, अर्थात लिलिएसी जो है वो प्रिमिटिव हो गई और पामी और एरेकेसी जो है वो एडवांस हो गई। तो ये भी एक इनका मेरिट माना गया है। सीरीज ग्लूमेसी विद एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड फ्लावर्स एंड इन्फ्लोरेसेंसेस, उनको फ्लावरिंग प्लांट्स में सबसे लास्ट में रखा गया है, ये भी एक मेरिट या गुण है उनका। और हालांकि यह वर्गीकरण किसी भी रूप में फाइलोजेनी या जैव विकास के क्रम को नहीं फॉलो करता है या तब तक नहीं दिया गया था, लेकिन इन्हीं के काल के समय जो डार्विनवाद था, जो कि नेचुरल सिलेक्शन को एक्सप्लेन करता था, वो भी दिया गया था। तो वो भी इनके किसी भी वर्गीकरण की जो बातें हैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर पाया था। तो ये कुछ इसके मेरिट्स हैं, गुण हैं या अच्छाइयाँ हैं बेंथम हुकर वर्गीकरण की। आइए अब हम लोग बेंथम हुकर वर्गीकरण की जो कुछ दोष हैं या बुराइयां हैं या डिमेरिट्स हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी जो कमी थी इनकी, वो उन बड़ी बड़ी कमियों में से सबसे बड़ी कमियों में से एक है कि इन्होंने वास्तव में इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ जीनस, फैमिली, ऑर्डर, यानी जिसको हम एक शब्द में फाइलोजेनी या जैव विकास या जाति व्रत कहते हैं, उसको इन्होंने फॉलो नहीं किया था, जो कि आज के समय में बहुत बड़ी त्रुटि मानी जाती है। क्योंकि अब जो भी वर्गीकरण किए जाते हैं, जो भी जीवों को समूहों में रखा जाता है, वो समूह हमेशा फाइलोजेनी यानी जाति व्रत पर आधारित होते हैं, अर्थात जैव विकास के क्रम में रखे जाते हैं। जो इस पृथ्वी पर पहले आया उनको पहले समूह में रखा जाता है और जो बाद में आया उनको अधिक विकसित रखते हुए नया समूह बनाया जाता है। एक और कमी जो यहाँ पर हमने तीसरे नंबर पर लिख रखी है, वो बहुत बड़ी कमी है। यद्यपि इसको कुछ लोग गुण भी मानते हैं, मेरिट भी मानते हैं, लेकिन कमी में भी शामिल की जाती है कि इन्होंने एक बहुत ही कृत्रिम समूह बना दिया था, मोनोक्लेमाइडी, पॉलीपेटली, गेमोपेटली, और उसके बाद तीसरा एक और सब क्लास बना दिया मोनोक्लेमाइडी, यानी जिनके पास की केवल एक ही चक्र पाया जाता है पेरियंथ में। तो वो एक पूरी तरह से आर्टिफिशियल ग्रुप था, वो सही नहीं मानते कई लोग। उसी तरह से ये जो वर्गीकरण है वो वास्तव में एक या कुछ ही कृत्रिम लक्षणों पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन फ्यू और सिंगल और फ्यू आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स ओनली। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो क्लोजली रिलेटेड हैं, जो कि नज़दीकी फैमिलीज हैं, वो भी एक दूसरे से दूर दूर समूह में रख दी गई, जबकि वे एक साथ एक समूह में रखी जानी चाहिए थी। चूंकि इन्होंने केवल कुछ ही कैरेक्टर्स को वर्गीकरण में शामिल किया, इसलिए जो क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज थी वो भी दूर हो गई। एक बहुत बड़ी कमी एक और है इनकी कि डाइकोट्स और मोनोकोट के बीच में इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को शामिल कर दिया, जबकि डाइकोट और मोनोकोट एंजियोस्पर्म के भाग हैं और एंजियोस्पर्म्स की दोनों क्लासेस के बीच में जिम्नोस्पर्म को डाल दिया। ऑल टुगेदर डिफरेंट है वो। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर फ्रूट्स नहीं होते, फ्लावर्स नहीं होते, वो रिप्रोडक्शन कौन से या स्पोरोफिल से करते हैं। तो बहुत बड़ा
अंतर होता है उनके बीच में, जबकि उन दोनों के बीच में रख दिया उन्होंने। वही पॉइंट एक बार फिर हम देख रहे हैं कि फाइलोजेनी को यहाँ डिस्कस नहीं किया गया था। अच्छा, एक और जो कमी यहाँ दिखाई दे रही है 6th पॉइंट में, कंपोजिटी यानी एस्ट्रेसी, उसको लेकर भी है कि ये बेसिकली बहुत ही विकसित प्रकार का कुल माना गया है, हाईली एडवांस्ड फैमिली मानी गई है, क्योंकि इसके पास परिदल के चक्र कम हैं, इवन परिदल पुंज के जो कैलिक्स कोरोला वो तो उनमें से कुछ तो पूरी तरह से रिड्यूस हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे एडवांस इंफीरियर ओवरी है, वो एडवांस करेक्टर, कई सारे एडवांस करेक्टर इनके पास, फिर भी ये बहुत ही पहले गैमोबेटेली की शुरुआत में शामिल की गई है, वो भी एक बहुत बड़ा दोष है इनका। उसी तरह से एडवांस फैमिलीज ऑर्किडेसी और सिटामिनी जो है उनको भी मोनोकोट्स की शुरुआत में रखा है, जबकि वो भी बहुत एडवांस्ड फैमिलीज मानी गए हैं। लिलिएसी और अमेरिलिडेसी जो है उनको दूर दूर रखा गया है, जबकि वो लोग लक्षणों में काफ़ी समानता रखते हैं। ऐसे के ऐसे जो एमेरिलिडेसी है वो लिलिएसी के ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन उसको सिटामिनी के साथ रखा गया है सीरीज एपिगाइनी के अंदर। तो ये कुछ जो अभी हम ऊपर चर्चा कर रहे थे कि जो कि अनरिलेटेड ग्रुप्स हैं, जिनके बीच में को संबंध नहीं है, उनको समान समूह के अंदर रख दिया गया है। ये बहुत बड़ी कमियों में से मानी गई है। और एक और दोष इनका जो है, पोजीशन ऑफ सीरीज एपोकार्पी इज अनसेटिस्फैक्ट्री, जो श्रेणी एपोकार्पी है उसकी जो स्थिति है वो भी बहुत ही सही नहीं मानी गई है। तो इस प्रकार से ये कुछ इसके दोष होते हैं। आइए अब हम एक लास्ट चार्ट इसमें और अध्ययन कर लेते हैं। ये एक चार्ट के माध्यम से हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये 14 फैमिलीज़ हैं, ये सिलेबस की 14 फैमिलीज़ हैं हमारी। आप देख रहे हैं सीरीज नंबर 1 पर रेननकुलेसी, लेग्यूमिनेसी, कॉम्ब्रेटेसी और कुकुरबिटेसी, ये जो 4 फैमिलीज़ हैं ये लोग डाइकोट्स के पॉलीपेटली ग्रुप को बिलोंग करने वाली है। और इनकी फैमिली नंबर आप कृपया यही सीरीज़ में इन फैमिलीज़ को याद कर लें। तो रेननकुलेसी पहले नंबर की, लेग्यूमिनेसी 59 नंबर की, कॉम्ब्रेटेसी 68 नंबर की और कुकुरबिटेसी 77 नंबर की। उसी तरह से एस्ट्रेसी, सोलेनेसी, लेमिएसी, ये आपकी गैमोपेटली और डाइकोट क्लास की 3 फैमिलीज़ हैं। इनका जो फैमिली नंबर है 90, 116 और 128। और डाइकोट्स में मोनोक्लेमाइडी में जो 2 फैमिलीज़ है, लॉरेंथेसी और यूफोर्बिएसी 150 और 153 नंबर की। मोनोकोट्स के अंदर हमारे पास 5 फैमिलीज़ हैं, ऑर्किडेसी, लिलिएसी, लेमनेसी, साइप्रेसी और पोएसी। बच्चों याद रखें आप, 5 फैमिलीज मोनोकोट्स की हमारे पास 171, 180, 194, 201 और 202 नंबर की। तो जब हम न केवल प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे, जब हम फ्लावर डिसेक्शन करेंगे लैब के अंदर, वहाँ पर भी इसी फ्लो चार्ट को या इन्हीं फैमिलीज़ को फॉलो करते हुए काम किया जाएगा। तो याद रहे हमारे को कि हमारा सिलेबस का शुरुआत किस फैमिली से हो रहा है और समाप्ति किस जगह से हो रही है। मोनोकोट्स की कितनी फैमिलीज़ हैं? हमारे पास 5 फैमिली। डाइकोट्स की हमारे पास 9 फैमिलीज़ हैं। 9 में से भी 3 पॉलीपेटली की, उसके बाद 4 पॉलीपेटली की, 3 गैमोपेटली की और आपकी 2 जो है वो मोनोक्लेमाइडी की हैं। तो इस प्रकार से हमारा टोटल ये सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन भी इसके साथ साथ दिया हुआ है। अगली कक्षा में हम एक और वर्गीकरण का चर्चा करेंगे। थैंक यू।